इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। मित्रों, मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कार्य करते हैं। यह तारतम्य अंगों तथा अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए परम आवश्यक है। कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी अंग है वह स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकता जिस प्रकार वह अन्य अंगों का सहयोग पाकर कार्य करता है। ये तो बात थी तंत्रिका तंत्र के बारे में, मामूली बातें थी। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की मुख्य डेफिनेशन क्या है। अगर एग्ज़ाम में तंत्रिका तंत्र की मुख्य डेफिनेशन पूछी जाए तो हमें क्या उत्तर लिखना होगा। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। मित्रों, हमारे शरीर में जो अंग हैं वे वातावरण के साथ सामंजस्य करते हैं और उनको सामंजस्य स्थापित करने में सहायता किसके द्वारा की जाती है? तंत्रिका तंत्र द्वारा की जाती है। और विभिन्न अंग भी आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं और उसी में भी तंत्रिका तंत्र सहयोग करता है। इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। मित्रों, एग्ज़ाम में तंत्रिका तंत्र के दो भाग अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इससे निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, संवेदी या अभिवाही। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वह दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली है संवेदी या अभिवाही। ऐसी तंत्रिका है जो उद्दीपनों को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है। मित्रों, इस चीज़ को हम समझेंगे कि आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया, आपके टच करते ही आपके दिमाग को साइन भेजा जाता है जो संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा। तो शरीर के विभिन्न अंगों से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने के लिए जो तंत्रिकाएं कार्य करती हैं वे हैं संवेदी या अभिवाही। इसके विपरीत दूसरा है प्रेरक या अपवाही। यह ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती हैं। अब उसी उदाहरण को हम देखेंगे कि आपने किस गर्म चीज़ को टच किया तो संवेदी या अभिवाही द्वारा उस सिग्नल को आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाया जाता है और जो प्रेरक या अपवाही हैं उनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा वो मैसेज भेजा जाता है कि भाई गर्म चीज़ है, हाथ हटा ले। तो उसी समय हम हाथ हटा लेते हैं। मित्रों, यह गति बहुत तीव्र गति है, कुछ सेकंड्स में पूर्ण हो जाती है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। नंबर 1, मस्तिष्क। मित्रों, मस्तिष्क के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अमूमन पता है कि हमारे शरीर में जो हमारा माइंड है वो किस प्रकार कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करता है, सूचनाएं अंगों तक पहुंचाता है और अंगों से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करता है। आदेश व नियंत्रण, आदेश देता है और आदेश देकर उसकी पालना भी करवाता है। तो ये सब कार्य किसके हैं? मस्तिष्क के। शरीर के विभिन्न कार्यक्रम जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने सुनने, बोलने, ग्रंथियों के स्राव आदि को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, जो मस्तिष्क है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर इसके कार्य पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये कार्य याद रखने आवश्यक होंगे। इसके पश्चात यह करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। तो मित्रों, आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक खोपड़ी है, वो इसकी सुरक्षा के लिए कार्य करती है।
मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव्य जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है पाया जाता है। मित्रों, मस्तिष्क मेरुद्रव्य इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क। तो मित्रों, हमारा तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित, केंद्रीय और परिधीय। और उसके पश्चात पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे हैं मस्तिष्क। और मस्तिष्क के भी आगे 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क, प्राइम मस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के भी कुछ भाग हैं यहाँ पर, प्राइम मस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। प्राइम मस्तिष्क, सबसे पहले भाग प्राइम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। तो दोस्तों, अभी आप इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ज्ञान प्राप्त करने का कार्य किसके द्वारा? तो मित्रों, ये ज्ञान प्राप्त करने का कार्य भी हमारे प्राय मस्तिष्क भाग से किया जा रहा है। चेतना है और सोचने विचारने का की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो भी प्राय मस्तिष्क द्वारा विकसित की जाती है। एक लंबा गहरा वेदर मस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है जो प्रांतस्था या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। एक लंबा गहरा वेदर हमारे मस्तिष्क को, जो अग्र मस्तिष्क है, उसको दाएं और बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। आपने देखा होगा दाएं और बाएं गोलार्ध 2 दिखाए जाते हैं मस्तिष्क के ऊपर से। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है जो प्रांतस्था या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य से बना हुआ भाग अंतस्था या मध्यांश कहलाता है। इस जो गोलार्ध हैं, इनके अंदर एक श्वेत द्रव्य होता है जो क्या कहलाता है? अंतस्था या मध्यांश। और बाहर एक द्रव्य होता है धूसर द्रव्य, उसे क्या कहते हैं? वल्कुट, कॉर्टेक्स या प्रांतस्था। इसके पश्चात धूसर द्रव्य में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इनकी अधिकता के कारण ही इसका रंग धूसर दिखाई जाता है। तो धूसर द्रव्य का रंग धूसर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें कई प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कोलमस की पट्टी से जुड़े हुए होते हैं। जो इस प्रकार हमारा मस्तिष्क है, ये 2 गोलार्ध हैं, ये कार्पस कैलोपस की पट्टी द्वारा यहाँ से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। प्राइम मस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा हुआ होता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। जो थैलेमस है, जो हमारी संवेदनाएं हैं और जो प्रेरण के संकेत हैं, उसका केंद्र है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क के डायेंसीफेलोन पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। मित्रों, एग्जाम में अक्सर यह पूछा जाता है कि भूख, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति करवाता है? तो कौन सा भाग करवाता है? हाइपोथैलेमस भाग करवाता है। इसके पश्चात दूसरा अंग है मध्य मस्तिष्क। यह 4 खंडों में बंटा हुआ भाग है जो हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पस क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। तो दोस्तों, कार्पस क्वाड्रिजेमिन किसे कहा जाता है? कि जो मध्य मस्तिष्क है वह 4 खंडों में बंटा हुआ होता है। ये तथा हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य होता है। इसके पश्चात जो तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क, यह भाग अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश को समाहित करता है। मित्रों, पहले हमने पढ़ा अग्र मस्तिष्क, फिर हमने पढ़ा मध्य मस्तिष्क, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क। इनमें भी हमने इनके भाग पढ़े। इसी प्रकार पश्चिम मस्तिष्क में भी भाग हैं। यह भाग अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश को समाहित करता है। और अग्र मस्तिष्क के हमने पढ़े थे पश्चिम मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उनमें मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस मुख्य था। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ व पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी होगी कि अनुमस्तिष्क
मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ व पैर। तो दोस्तों, आप हाथ और पैर हिला पा रहे हैं, आप लिखते हैं या पढ़ते समय अपने हाथ पैर हिला पा रहे हैं, वो किसकी बदौलत हिला पा रहे हैं? अनुमस्तिष्क की बदौलत हिला पा रहे हैं। यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो इन तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। उसके पश्चात पोंस मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों के स्राव आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है, और जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मध्यांश के द्वारा किया जाता है। और यह भाग आगे किससे जुड़ा हुआ होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। इसके पश्चात मस्तिष्क के पश्चात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम मेरुरज्जु ही पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी संरचना को सचित्र समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पाठ पढ़ा था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने पढ़ा था पहला भाग है प्रमस्तिष्क। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे प्रमस्तिष्क। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क भाग है। इसके पश्चात हमने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, उसमें 4 खंडों में विभक्त था। और इसके पश्चात हमने पढ़ा जो अंतिम भाग है पश्च मस्तिष्क, उसमें हमने पढ़ा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है? जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है, और जो मध्यांश है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और इसमें दिखाया नहीं गया, माफ़ कीजिएगा, कि हाइपोथैलेमस है ग्रंथि भाग है, कुछ यहाँ होता है हाइपोथैलेमस, इस प्रकार होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर होता है। और उसका कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का भूख, प्यास, निद्रा, थकान आदि को महसूस कराने का कार्य हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पश्च मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मध्यांश मैंने अभी पढ़ाया। मध्यांश का क्या कार्य था कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, पाचक रसों का स्राव है आदि है, अनैच्छिक क्रियाएं मध्यांश के द्वारा संपादित की जाती हैं, और मध्यांश आगे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिका नाल है जो कि शेयरकाओं के मध्य सुरक्षित होती है। यह एक नाल है दोस्तों, मैं आपको इस चित्र में दिखाना चाहूँगा। यह रहा मेरुरज्जु, यह पार्ट है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु एक नाल है और यह कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई होती है। इसके पश्चात इसके मध्य भाग में एक संक्री केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तर की मोटी दीवारें घेरी होती है। भीतर स्तर को धूसर द्रव्य व बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य कहा जाता है। मित्रों, जिस प्रकार अग्र मस्तिष्क में भी धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य थे, उसी प्रकार इसमें भी धूसर और श्वेत द्रव्य पाए जाते हैं। धूसर द्रव्य की तरह ही मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाए जाते हैं, हालांकि यह स्तंभ छोटे तथा संख्या में ज़्यादा होते हैं। धूसर द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक लंबे स्तंभ के रूप में स्थित होता है। मेरुरज्जु मुख्यतः दोस्तों, जो धूसर द्रव्य है वे मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक लंबे स्तंभ के रूप में, मान लीजिए इतना लंबा मेरुरज्जु है, तो इसमें जो धूसर द्रव्य है वो प्रारंभ से अंत तक होता है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य करता है। साथ ही मस्तिष्क के प्राप्त व मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करती है। तो मेरुरज्जु का कार्य क्या है? जो नियमन के कार्य हैं जो आप डेली करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। गाड़ी अपने आप मुड़ रही है, गियर अपने आप डल रहे हैं। बाइक चला रहे हैं तो गियर अपने आप डल रहे हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो नियमन है, हमारा नियम
यानी हमारे शरीर में जो आदतें ढल चुकी हैं उनका नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो साथ ही यह मस्तिष्क को जानने वाले आवेग, यानी कि जो शरीर से आवेग आते हैं, जो करंट्स आते हैं, वो मस्तिष्क तक को पहुंचाने के लिए मेरुरज्जु एक पथ प्रदान करता है। इसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जानने व वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुँचाने का कार्य करता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मित्रों, जो जिन तंत्रिकाओं द्वारा इन आवेगों को लाने और ले जाने का कार्य किए जाते हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह मूलतः दो प्रकार का होता है। मित्रों, इनके प्रकार यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं के हमने दो प्रकार पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था संवेदी और दूसरा हमने पढ़ा था प्रेरक। मित्रों, ये तंत्रिकाओं के प्रकार थे और जो अब हम पढ़ेंगे ये हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार। सब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार है कायिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में सहायता करता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। यानी कि अगर आप इच्छा से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं हैं वे कार्य कर रही हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, साथ ही हम मांसपेशियां आदि के कार्य संपादित करता है। इसके पश्चात है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन अंगों का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वह वे कार्य करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते परंतु अपने आप होते हैं। जैसे हृदय, फेफड़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनके जो फेफड़ा धड़कता है, जो हृदय धड़कता है वो अपने आप धड़कता है। फेफड़े द्वारा श्वसन का कार्य अपने आप किया जाता है और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वे भी अपने आप किए जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको मस्तिष्क का एक पार्ट बताया था कि यह इसको नियंत्रित कौन करता है। इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के भाग मध्यांश के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यह तंत्रिका के समूहों की एक श्रृंखला होता है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। इसके पश्चात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। सतर्कता व्यक्ति, देखिए दोस्तों, आपने देखा किसी कुत्ते को देखा, आप गली में जा रहे थे और आपने कुत्ते को देखा तो आप एकदम से सतर्क हो जाते हैं। उस समय कौन कार्य करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पैर पर अगर आपको बोल दिया जाए, पहले आपको बोल दिया जाए कि भाई 100 किलो का वजन है, आपको उठाना है, 80 किलो का वजन है, आपको उठाना है, आपसे नहीं उठाया जाएगा। अगर वही वजन आपके पैर पर रख दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से उसे उठाकर फेंक सकते हो। उस स्थिति में कौन कार्य करता है? उस स्थिति में कार्य करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपातकालीन स्थितियों में कार्य करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। विश्रामावस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचयन करता है। यह आँख की पुतली को सिकोड़ता है तथा लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। तो आपातकालीन स्थितियों में हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसके लिए परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है? यह तंत्र जो खाली समय है उसमें ऊर्जा को अपने शरीर में जोड़ता रहता है ताकि जब भी आपातकालीन स्थिति आए तो उसका उपयोग हो सके। किंतु यदि ऊर्जा का संचयन अधिक हो वो भी हानिकारक हो सकता है क्योंकि उस समय ऊर्जा
वेस्टेज में चली जाती हैं। इसलिए आपातकालीन स्थितियाँ आनी चाहिए ताकि हम अपने अंदर की जो ताकत है उसका उपयोग कर सकें। तंत्रिका कोशिका व अंतःस्रावी तंत्र, इस वीडियो का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों, ये तो हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है। यह तंत्र का अर्थात है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अर्थात तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका के माध्यम से शरीर में विभिन्न संकेत भेजता है और वहाँ से संकेत प्राप्त करता है। यह कोशिकाएं शरीर के हर ऊतक को मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ ऊतक था, ऊतक को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र शरीर के हर ऊतक को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनसे जोड़ता है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से संकेतों को ग्रहण करती हैं। संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरे तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। तो मित्रों, हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और ये तंत्रिका कोशिका मिलकर संकेतों को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। केंद्रीय तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेश वापस पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही संपादित होता है। दोस्तों, जो उद्दीपन है उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने और केंद्रीय तंत्र से पुनः शरीर तक जो संकेतों को पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है। तो मुख्यतः तंत्रिका कोशिका का कार्य पूछा जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसके तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ेंगे हम। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें हम आपको 3 भाग बताते हैं दोस्तों। पहला भाग है इसका कोशिकाएं। ये जो रेड कलर में आपको भाग दिखाई दे रहा है यह है कोशिकाएं, और जो इसके शाखाएं दिखाई दे रही हैं यह है द्रुमिका, इसे द्रुमाक्ष भी कहा जाता है। और जो यहाँ पर आपको ये पट्टी सी दिखाई दे रही है यह है तंत्रिकाक्ष। ये 3 पार्ट है तंत्रिका कोशिका की, ये हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पार्ट है कोशिकाएं। इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। कोशिकाएं में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अभिलक्षणिक अतिअभिरंजित निसेल ग्रेनुल पाए जाते हैं। दोस्तों, कोशिकाएं का दूसरा नाम साइटोन है और इसमें एक केंद्रक जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये जो केंद्रक है यह कोशिकाएं में पाया जाता है और विभिन्न मांसपेशियां कार्य करती हैं। दूसरा भाग है इसका द्रुमाक्ष। यह कोशिकाएं से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कुछ कोशिकाएं की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। यह तंतु उद्दीपनों को कोशिकाएं की ओर भेजते हैं। दोस्तों, चित्र में देखते हैं हम, ये है द्रुमाक्ष, इसे द्रुमिका भी कहा जाता है। ये उद्दीपनों को कोशिकाएं से भेजते हैं, अर्थात हमारे उद्दीपन यहाँ से शुरू होकर कोशिकाएं में प्रवेश करते हैं और द्रुमाक्ष कोशिकाएं की शाखाओं के तौर पर कार्य करते हैं। इसके पश्चात तंत्रिकाक्ष। यह एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका का एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिका की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे अवग्रथनी गुंडी या सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। तो इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जो धागेनुमा संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह है इतनी लंबी, यह है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के सिरों पर सिनेप्टिक नॉब्स पाई जाती हैं और सिनेप्टिक नॉब के जो सिरे हैं ये इन पर होती हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और ये तंत्रिकाएं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, विभिन्न बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष का जो भाग है सिनेप्टिक पुट्टिकाओं का भाग, वो अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमाक्षों से जुड़ा होता है। इस प्रकार यह चेन बनी हुई होती है, जो लंबी चेन होती है। इसके पश्चात सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर जो
आवेग हैं उनको भेजने के लिए आगे कार्य करते हैं। तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो आपको ये तंत्रिका पुट्टिकाएं हैं, यहाँ से और आगे वाली तंत्रिका कोशिका के दुर्माक्षों के मध्य न्यूरोट्रांसमीटर द्रव होता है, पदार्थ होता है इस प्रकार यहाँ पर, और जो आवेग हैं वो इस प्रकार आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसके पश्चात हैं, एक चीज़ रह गई, तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के द्रुमाक्षय दूसरे न्यूरॉन के तंत्राक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा जाता है। दोस्तों, जहाँ से एक तंत्राक्षय से दूसरा द्रुमाक्षय जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? संधि स्थल कहा जाता है। इसके पश्चात है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंग अपने कार्यों के लिए दूसरे अंगों पर निर्भर होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से उतनी बेहतर प्रकार से कार्य नहीं कर पाते जितना बेहतर कार्य वे दूसरों के साथ मिलकर करते हैं। इसी प्रकार अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकाएं नहीं कर पाता। अंतः दीर्घ अवधि के निरंतर नियमन हेतु शरीर को अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, वो लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाता और इसलिए लंबे समय कार्य करने के लिए तंत्रिकीय जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन्स क्या हैं और किन ग्रंथियों द्वारा ये हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं उसकी भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने उत्पाद हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवाहित करती हैं। दोस्तों, ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद अर्थात जिन उत्पादों का विस्तारण करती हैं अर्थात हार्मोन्स को सीधे रक्त में प्रवाहित करती है, डायरेक्ट रक्त में भेजती हैं, वे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और जो शरीर में पहुंचाने का, शरीर में उपापचय क्रियाएं करने में सहायक होती हैं और अन्य कार्य करने में सहायक होती हैं, लेकिन वो सीधे रक्त में अपने हार्मोन का स्राव नहीं करती, वे होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिःस्रावी भी होती हैं। उदाहरण स्वरूप अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन तथा बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करता है। तो दोस्तों, कुछ मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं अर्थात वे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती हैं। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर इंसुलिन व ग्लूकेगोन स्रावित करती है और बहिःस्रावी के रूप में पाचक एंजाइमों का स्रावण करती है। इंसुलिन व ग्लूकेगोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने के अलावा उनको संग्रहित करती हैं तथा निर्मुक्त करने का कार्य भी करती हैं। अंतःस्रावित ग्रंथियां हार्मोन स्रावित भी करती हैं, उनको संग्रहित भी करती हैं और उनको निर्मुक्त भी करती है। मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस, अंडाशय इत्यादि। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसमें हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। एग्जाम में ये इनका अक्सर वर्णन मिल जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं का विभिन्न स्थानों तक तथा तंत्रिका द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। हाइपोथैलेमस हैं वे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में से सूचना एकत्रित कर तथा इन सूचनाओं को विभिन्न स्थानों तथा तंत्रिका द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती हैं। अर्थात दोस्तों कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो मस्तिष्क में होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में बात की थी। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क से सूचनाएं प्राप्त करती है और उन्हें पीयूष ग्रंथि तक भेजती है और पीयूष ग्रंथि आगे शरीर के अंगों तक भेजती है।
पीयूष ग्रंथि इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्त्रावों की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। यह ग्रंथियां हाइपोथैलेमस के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न हार्मोन का स्त्राव करती हैं। तो पीयूष ग्रंथि सहित विभिन्न ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। दोस्तों, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा हमारे जो भूख, प्यास, निद्रा, थकान के जो कार्य हैं वे नियंत्रित किए जाते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। इसलिए आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मुख्य रूप से स्मरण रखना होगा। यह स्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेकों कार्य जैसे वृद्धि, उपापचयी क्रिया आदि संपादित तथा नियंत्रित करते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, हार्मोन अकेले कार्य नहीं करते, इनके साथ विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी कार्य करते हैं। तो इसके पश्चात हम जो ग्रंथियां हैं इनकी जो विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो ग्रंथियां हैं इनमें हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है। मुख्य रूप से यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव को नियंत्रण करता है। अर्थात हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने वाली कई स्रावी कोशिकाएं होती हैं। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मोचक हार्मोन हैं वे पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कहते हैं कि भाई हार्मोन स्रावित कर, और निरोधी हार्मोन हैं वे पीयूष ग्रंथि से कहते हैं भाई रुक जा, हार्मोन मत स्रावित कर, अभी तेरी जरूरत नहीं है। इसके पश्चात जो दूसरी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। यह मास्टर ग्रंथि है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि है वह हाइपोथैलेमस के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभक्त होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो दोस्तों, इंग्लिश में आपको नाम आवश्यक रूप से याद रखने होंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इंग्लिश में नाम पूछे जाते हैं। इनके हिंदी नाम है, एडिनोहाइपोसिस को अग्र पीयूष तथा न्यूरोहाइपोसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इंग्लिश नाम ही याद रखने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर इंग्लिश नाम जरूर पूछे जाते हैं। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है जो कई हार्मोन का निर्माण व स्रावण करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो आपको याद रखना होगा कि वृद्धि हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रोसिन, गोनेडोट्रोपिन इत्यादि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसके पश्चात है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है तथा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपको रात को 3 बजे उठना है। आप डेली अलार्म लगा के सोते हैं कि भाई सुबह उठना है, 3 बजे उठना है और मुझे पढ़ना है 3 बजे उठकर डेली। आप ध्यान देंगे कि अगर आप किसी दिन अलार्म लगाना भूल भी गए हैं तो आप 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि उस समय आपका शरीर उसी रूप में ढल जाता है जिस रूप में आप रोज़ कार्य करते रहते हैं। तो यह कार्य कौन करता है? दैनिक लय का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है तथा मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व स्रावण, थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व स्रावण किया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन आधारित जो उपापचयी पाचन की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को भी नियंत्रित करता है। बच्चों, जो
थायरोक्सिन हार्मोन है वह लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी है उनके निर्माण में मदद करता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। दोस्तों, घेंगा रोग में गला फूल जाता है। अक्सर यह भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भाई घेंगा रोग किस की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन की थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बीमारी तो आएगी। इसके पश्चात पैराथायराइड ग्रंथि। गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाने वाली ग्रंथि पैरा हार्मोन स्रावित करती है। जो थायराइड ग्रंथि थी वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कर रही थी, और ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कर रही है। पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना है। जो थायराइड ग्रंथि थी वो तो आयोडीन के निर्माण में मदद कर रही थी, और जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित कर रही है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। अग्नाशय। दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। अग्नाशय दो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन स्रावित करती है। इंसुलिन इस ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं तथा ग्लूकेगॉन लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि है, और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का स्रावित करती है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य शर्करा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करना है। ग्लूकेगॉन इसके विपरीत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अपघटन को प्रेरित करता है। अतः दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, इंसुलिन का प्रमुख कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है, और ग्लूकेगॉन का प्रमुख कार्य ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना है। तो दोनों ही हार्मोन्स रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, जब इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी आ जाती है उस समय ग्लूकोज को ग्लाइकोज में नहीं बदला जाता, जिसके कारण ग्लूकोज शरीर में बढ़ जाता है, और एक रोग आपने सुना होगा डायबिटीज़, मधुमेह, जिसे आम भाषा में हम शुगर कहते हैं, वो हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। अंततः दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। किसी कारणवश यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मधुमेह रोग का आपको पता होना चाहिए, यह एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और जो मधुमेह रोग के मरीज़ हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसके पश्चात है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन तथा नाई एड्रेनलिन या नाई एफ्रीनेफ्रिन कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का काम करते हैं। दोस्तों, जो एड्रेनलिन है इसे आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और फैक्ट की वीडियो डालते हैं उनमें भी आपने अक्सर देखा होगा कि एड्रेनलिन आपातकालीन हार्मोन है। ऐसी स्थिति में यह हार्मोन अधिक तेजी से स्रावित होते हैं तथा अनेकों कार्य जैसे हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव आदि को नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिए कि आपसे कह दिया जाए कि भाई 7 फीट की दीवार है, आपको कूद कर पार करनी है, आपसे नहीं होगी। अगर वही 7 फीट की दीवार हो और आपके पीछे कुत्ता लग जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई जीव लग जाए जिससे आपको हानि हो, तो उस समय कार्य करता है एड्रेनलिन। आपकी उससे पता चल जाता है कि भाई आपातकालीन स्थिति है, अब तो कार्य करना पड़ेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 7 फीट की दीवार से आप आसानी से कूद जाओगे। क्यों? उसका कारण क्या है? पहले नहीं कूद पा रहे थे, लेकिन अब कूद पा रहे हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थितियां आ गई हैं और हमारे शरीर में उस हिसाब से
ऊर्जा का संचयन हो गया है। तो इसलिए जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इसके पश्चात थाइमस ग्रंथि। थाइमस हृदय तथा माधमनी के ऊपर भाग में स्थित होती है। यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, परंतु यौवनारंभ के पश्चात यह सिकुड़ जाती है। यह इतनी इम्पोर्टेंट ग्रंथि है दोस्तों, वृषण ग्रंथि। वृषण नरों में होते हैं। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों हैं, मिश्रित है, क्योंकि यह शुक्राणुओं का निर्माण भी करती है और जो लैंगिक हार्मोन है उनका स्राव भी करती है। वृषण यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। यह एक लैंगिक अंग है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास तथा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है। दोस्तों ये तो आम सी बात है, आपको भी पता होगी कि मनुष्य नरों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका निर्माण वृषण द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है अंडाशय। मादाओं में पाई जाने वाली यह ग्रंथि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण आदि में सहायक होता है। दोस्तों जो अंडाशय है वह महिलाओं में होती है। जिस प्रकार वृषण मनुष्य नरों में होते हैं उसी प्रकार अंडाशय महिलाओं में होती है और यह अंडाणुओं का निर्माण भी करती है और जो लैंगिक हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका स्राव भी करती है। और इन हार्मोन्स का कार्य क्या है? यह लैंगिक अंगों का विकास करते हैं, मादा लक्षणों का नियंत्रण करते हैं और मासिक चक्र का नियंत्रण करते हैं, गर्भ अनुरक्षण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और तंत्रिका कोशिका और अंतःस्रावी तंत्र का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताएं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियो लाकर देते रहें। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह आप हमें वीडियो के एंड में कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है उसे 3 भागों में नहीं बांटा गया, 4 भागों में बिल्कुल नहीं बांटा गया, 5 भागों में तो कतई नहीं बांटा गया, उसे बांटा गया है 2 भागों में। हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है वो 2 भाग कौन से हैं? उसके 2 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों ये 2 भाग हैं तंत्रिका तंत्र की। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 2 हमारा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे प्रश्न नंबर 1 में। तो कौन से प्रकार का मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु भाग हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र का नहीं है, ये एक ऑप्शन कट गया, इसके साथ तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं है या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। आप यहाँ पर आपको कॉमन सेंस चाहिए होगा कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु ये दोनों पार्ट हमारे तंत्रिका तंत्र के बेहद महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो कौन से प्रकार के हो सकते हैं? ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ये पार्ट हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मानव व्यवहार को नियंत्रित कौन करता है? दोस्तों मानव व्यवहार को नियंत्रित मेरुरज्जु कतई नहीं करता, पीयूष ग्रंथि नहीं करती। पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है जो सिर्फ हार्मोन्स का स्रावण करती है। पीनियल ग्रंथि बिल्कुल नहीं करती, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जो हमारा मानव मस्तिष्क है उसे 2 भागों में बिल्कुल नहीं बांटा गया, 4 भागों में नहीं बांटा गया, 5 भाग नहीं है इसके भाग हैं 2। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर है हमारा 2। 3 भाग कौन से होते हैं दोस्तों? अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा भाग है वह है पश्च मस्तिष्क। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5, अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान और चेतना का कार्य संपादित करता है। दोस्तों अभी मैंने आपको 3 भाग बताए थे मस्तिष्क के, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान और चेतना का कार्य संपादित करता है। दोस्तों अगर मस्तिष्क का भाग थैलेमस ज्ञान और चेतना का कार्य नहीं देखता, हाइपोथैलेमस नहीं देखता। हाइपोथैलेमस भूख प्यास को देखता है, भूख प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति को हाइपोथैलेमस देखता है। लेकिन जो ज्ञान और चेतना है उसको कौन देखता है, उसको देखता है प्रमस्तिष्क। ज्ञान और चेतना को प्रमस्तिष्क देखता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा राइट 3। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावनाओं आदि का ज्ञान करवाता है। दोस्तों इसका तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि कौन सा भाग करवाता है भूख प्यास और निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान कौन करवाता है। दोस्तों कौन करवाता है, थैलेमस भाग बिल्कुल नहीं करवाता, पीयूष ग्रंथि नहीं करवाता, अनुमस्तिष्क नहीं करवाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों में बंटा हुआ है। दोस्तों मध्य मस्तिष्क 2 पिंडों में बिल्कुल नहीं बंटा हुआ, 3 पिंड नहीं है इसके, 5 पिंड तो है ही नहीं इसके, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4 पिंडों में। मानव मस्तिष्क का जो भाग है मध्य मस्तिष्क वह 4 पिंडों में बंटा हुआ है और इसके 4 पिंड इस प्रकार होते हैं, 2 ऊपर तथा 2 नीचे। ऊपर वाले पिंड देखने के काम आते हैं और नीचे वाले सुनने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 8, अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है, अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण नहीं है। अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है मध्यांश द्वारा अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण किया जाता है। ऐच्छिक पेशी का नियंत्रण मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना। तो दोस्तों ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण किया जाता है अनुमस्तिष्क द्वारा, और जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य है वो पोंस द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों शरीर का ताप नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं, शरीर का ताप नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन, भूख प्यास नियंत्रण। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है। दोस्तों अभी प्रश्न नंबर 8 में मैंने आपको बताया भूख प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा दोस्तों, कि आपने ध्यान दिया होगा जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है और आपके पैर अपने आप पैडल चलाते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। उस समय कौन कार्य करता है, उस समय मेरुरज्जु कार्य करता है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिनका आप रोज दोहरान करते रहते हैं उनका संचालन और नियमन मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। उद्दीपनों को अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी चीज़ की स्मेल लेते हैं, दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेंस होते हैं, जो संवेद होते हैं, संवेदी अंग जो होते हैं वो 5 होते हैं। 5 संवेदी अंग हमारे कौन से हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। कितने हो गए, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 हो गए। दोस्तों इन 5 संवेदी अंगों से हम उद्दीपनों को महसूस कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं, और यह आभास हमारे मस्तिष्क तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं। दोस्तों प्रेरक या अपवाही नहीं करती, इसलिए एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। संवेदी या अभिवाही जो तंत्रिकाएं हैं वे उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने का कार्य करती हैं। दोस्तों यह एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
11 ऐसी तंत्रिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संकेतों को अंगों तक पहुंचाती है। दोस्तों जो पहले था वो था कि उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाना, अब है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वापस अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। प्रश्न नंबर 10 में आंसर था संवेदी या अभिवाही, लेकिन प्रश्न नंबर 11 में जो आंसर है वो है प्रेरक या अपवाही, क्योंकि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ से अंगों तक संकेतों को पहुंचाने का कार्य प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं करती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, ऐच्छिक क्रियाओं के संपादन हेतु कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। दोस्तों जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनके संपादन हेतु कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मानव के तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बंटा हुआ है, केंद्रीय और परिधीय। और परिधीय जो भाग है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वह भी आगे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो है कायिक और जो दूसरा है वो है स्वायत्त। स्वायत्त तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वयं अपने आप, लेकिन कायिक जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं वो कायिक। ऐच्छिक क्रियाओं के संपादन हेतु कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं है, तो इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नहीं है, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। और एक अंग है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुमस्तिष्क द्वारा भी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, आपातकालीन परिस्थितियों में कौन सा तंत्र अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों जब आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं तो कौन सा तंत्र हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं करता, कायिक तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं करता, परानुकंपी नहीं करता, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उस समय संचित ऊर्जा को आपातकालीन स्थितियों से लड़ने के लिए लगा देता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वह कार्य क्या करता है, वह ऊर्जा का संचयन करता है। विश्रामावस्था में ऊर्जा का संचयन कौन करता है, परानुकंपी तंत्र करता है। और जब इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उस ऊर्जा का उपयोग हमें आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर निकालने में करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। दोस्तों मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। दोस्तों ये तो प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है जो हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मानव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन बिल्कुल नहीं है, मस्तिष्क बिल्कुल नहीं है, मेरुरज्जु नहीं है, तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तंत्रिका कोशिका का एक भाग नहीं है। तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। कोशिका का दोस्तों है, द्रुमाक्ष भी है, तंत्रिकाक्ष भी है, मध्यांश नहीं है। इसलिए दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए कि कौन सा भाग तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, तो मध्यांश यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका काय, द्रुमाक्ष, तंत्रिकाक्ष, न्यूरोट्रांसमीटर। दोस्तों कोशिका काय एक फैला हुआ भाग है तंत्रिका कोशिका में जो मध्य सतह पर होता है, और द्रुमाक्ष कोशिका काय की शाखाएं होती हैं, और तंत्रिकाक्ष जो होता है वो एक धावनुमा संरचना होती है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एक प्रकार का द्रव होता है और यह आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, वे ग्रंथियां जो अपने उत्पादों को सीधे रक्त में प्रवाहित करती हैं कहलाती हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि जो रक्त में सीधे अपने उत्पाद हार्मोन का स्राव करती हैं वे ग्रंथियां क्या कहलाती हैं। वे ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियां नहीं कहलाती, बहिस्त्रावी नहीं कहलाती, अतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वह राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है? दोस्तों ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए एग्जाम के लिए। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह मेरी अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों, यह ग्रंथि देखिए इंसुलिन और ग्लूकागोन का अंतःस्रावित ग्रंथि के रूप में स्राव करती है, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है और पाचक एंजाइमों को बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में स्रावित करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? दोस्तों यह एक आसान प्रश्न है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसे भी मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता। वृषण भी मास्टर ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि है, यह मास्टर ग्रंथि है। क्या कारण है इसका? कि एक तो यह बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव करती है, जिनमें गोमेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, सोमेटोट्रोपिन ये हार्मोन प्रमुख हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न ग्रंथियों को नियंत्रित करती है हार्मोन स्राव के लिए, इसलिए यह मास्टर ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 20, मोचक हार्मोन तथा निरोधी हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं? दोस्तों मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि नहीं स्राव करती, थाइमस ग्रंथि नहीं करती, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि नहीं करती। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। मोचक हार्मोन का कार्य क्या होता है? दोस्तों मोचक हार्मोन होते हैं, वे पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देते हैं कि भाई हार्मोन की ज़रूरत है, आप हार्मोन स्रावित कीजिए, और निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने से रोकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, आपातकालीन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? दोस्तों आपातकालीन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन का स्राव नहीं करती, पीयूष ग्रंथि नहीं करती, थाइमस ग्रंथि बिल्कुल नहीं करती, अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा आपातकालीन हार्मोन का स्राव किया जाता है। आपातकालीन हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नाम है आपातकालीन हार्मोन का नाम। दोस्तों आपने ये तो अक्सर ही सुना होगा कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यह हार्मोन अधिक तेज़ी से गति करता है, हृदय तेज गति से धड़कने लगता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। वो अतिरिक्त ऊर्जा हमें कौन सा हार्मोन प्रदान करता है? एड्रेनालिन हार्मोन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नहीं किया जाता। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन को नियंत्रित करता है, एड्रेनालिन हार्मोन नहीं करता, यह आपातकालीन हार्मोन है। और वेसोप्रेसिन भी हार्मोन नहीं करता, यह एक वृद्धि हार्मोन है। इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे कट गए और जो राइट आंसर है वह है इंसुलिन व ग्लूकागोन द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है नर लैंगिक हार्मोन का नाम बताइए। दोस्तों नर लैंगिक हार्मोन, यह तो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, यह गले का हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन यह मादा लैंगिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी मादा लैंगिक हार्मोन है। इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर बच जाता है वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, अंडाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? दोस्तों अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, बहिस्रावी ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, और यह है मिश्रित ग्रंथि। अंडाशय मिश्रित ग्रंथि किस प्रकार है? दोस्तों अंडाशय अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। और इसके अतिरिक्त अंडाशय मादा जो अंडाणु हैं उनका निर्माण भी करता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, इनमें से कौन सा अंग संवेदी अंग नहीं है? दोस्तों संवेदी अंग होते हैं, उनकी संख्या 5 होती है।
संवेदी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? त्वचा है। त्वचा द्वारा हम किसी भी संवेद को महसूस कर सकते हैं। जीभ द्वारा भी हम उद्दीपन महसूस कर सकते हैं, नाक द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बालों द्वारा हम संवेदों को, उद्दीपनों को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, वो आंसर होगा बाल, क्योंकि बाल एक संवेदी अंग नहीं है। जीभ है, त्वचा है, नाक है और बाल नहीं है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। कौन सी ग्रंथि बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है परंतु यौनारंभ के पश्चात यह सिकुड़ जाती है? दोस्तों बच्चों में विकसित होती है लेकिन यौनारंभ में सिकुड़ जाती है। यह कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि बिल्कुल नहीं है। पीयूष ग्रंथि बिल्कुल नहीं है। थायराइड ग्रंथि बिल्कुल नहीं है। यह युवावस्था तक रहती है ग्रंथियाँ, लेकिन थाइमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो युवावस्था तक आते आते सिकुड़ जाती है और हृदय के पास में पाई जाती है यह ग्रंथि। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 27। पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि के 3 भाग नहीं हैं, 4 भाग नहीं हैं, 5 भाग नहीं हैं, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है अग्र पीयूष और जो दूसरा भाग है वह है पश्च पीयूष। दूसरा भाग है पश्च पीयूष। इस प्रकार जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसके 2 भाग हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को एडिनोहाइपोसिस और पश्च पीयूष को न्यूरोहाइपोसिस कहा जाता है। मादा लैंगिक अंगों का विकास किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? दोस्तों मादा लैंगिक अंगों का विकास टेस्टेरोन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 29। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? दोस्तों मधुमेह रोग, डायबिटीज़, शुगर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, यह किस हार्मोन की कमी से होता है? एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एड्रेनलिन हार्मोन की कमी से नहीं होता, प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी से नहीं होता, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से नहीं होता, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्यों होता है रोग? दोस्तों क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज क्या होता है? शर्करा होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो इंसुलिन की कमी आने पर क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में रक्त में बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें मधुमेह रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। गलगंड या घींगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? दोस्तों ग्लूकेगॉन की कमी से बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों इंसुलिन की कमी से बिल्कुल नहीं होता। इंसुलिन की कमी से अभी मैंने आपको बताया था मधुमेह रोग होता है। वेसोप्रेसिन की कमी से नहीं होता। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या घींगा रोग होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे रक्त में आयोडीन जो होता है उसको नियंत्रित करता है। अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन क्या, जो गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है और आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। इसलिए आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गलगंड या घींगा रोग हो जाता है। गलगंड रोग, इसमें क्या होता है दोस्तों? गला फूल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विनोद रोज़ सुबह 4 बजे अलार्म की ध्वनि सुनकर उठता है, किंतु एक दिन वह अलार्म लगाना भूल जाता है। उसके बाद भी वह उसी समय उठ जाता है जिस समय वह रोज़ उठता है। इस प्रक्रिया में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या थाइमस ग्रंथि है। ऑप्शन आप दे सकते हैं और साथ ही बताएं कि वीडियो
में 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक्स, धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।